प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजश्री सेठी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण। आपको पता है कि ये भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण राजवंश रहा, जिसकी नींव श्रीगुप्त ने रखी और इस साम्राज्य में अनेक महत्वपूर्ण शासक हुए, जैसे चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इन्होंने न केवल राजनीतिक दृष्टि से अपितु सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन 550 ईस्वी तक आते आते इस साम्राज्य का पतन हो गया। इससे पूर्व हम देखते हैं कि जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई थी, उसके साथ ही जो महत्वपूर्ण राजवंश का जो एक लाइन चली आ रही थी वो एक तरह से ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद जो शासक बने वो इतने योग्य नहीं थे कि वो इस साम्राज्य को संभाल पाते, इसलिए साम्राज्य का पतन होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो इतना बड़ा साम्राज्य था, जो 5वीं सदी के मध्य तक आते आते ये धीरे धीरे क्या हो गया, क्षीण होने लगा और इसके जो छोटे छोटे जो टुकड़े हो गए। मतलब ये इतना साम्राज्य था, उसके पतन के लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी थे और इनमें जो महत्वपूर्ण कारण है उनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण गुप्त साम्राज्य के पतन का हमारे सामने आता है, या जो प्रमुख इतिहासकारों ने व्यक्त किया है, वो है बाह्य आक्रमण। तो हम देखते हैं कि जब भी कोई राजतंत्र होता है, जब राजा की गद्दी पर कोई उचित योग्य उत्तराधिकारी बैठा होता है, तो उस समय आक्रमण कम से कम होते हैं, क्योंकि वो सब जो छोटे शत्रु होते हैं वो उससे भयभीत होते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ कमज़ोर अधिकारी बैठता है, कमज़ोर व्यक्ति शासन करता है, तो बहुत सारे शत्रु खड़े होते हैं और वो उस पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। और राजनीति का यही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। राजनीति के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि अगर किसी देश पर बाह्य आक्रमण होता है तो ये उसकी निर्बलता का सूचक है। जैसे हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के समय गुप्त साम्राज्य पर हुनों ने आक्रमण किया, लेकिन स्कंदगुप्त ने बहुत ही शक्तिशाली रूप से उसका मतलब कि उस आक्रमण में सफलता प्राप्त की और उसने हुनों को पराजित किया। लेकिन हम देखते हैं कि स्कंदगुप्त के बाद के जो उत्तराधिकारी थे, उनके समय में आंतरिक विद्रोह बहुत ज़्यादा होने लगे थे और इस कारण जो गुप्त राजसत्ता थी वो कमज़ोर पड़ने लगी। और इसी कारण हुनों ने जो भारत पर पुनः आक्रमण करना शुरू कर दिया। हम देखते हैं कि भानुगुप्त और बालादित्य के समय हूण राजा तोरमण का आक्रमण हुआ। एरन जो अभिलेख है, एरन नामक स्थान पर भानुगुप्त और तोरमान की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भानुगुप्त का सामंत गोपराज मारा गया और भानुगुप्त पराजित हुआ। इसके फलस्वरूप जो मालवा का पूर्वी क्षेत्र था उस पर किसका अधिकार हो गया, हूणों का अधिकार हो गया। इसके अलावा जो मंजूश्री मूलकल्प जो एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें भी कहा गया है कि हूण मालवा की विजय के पश्चात मगध तक बढ़ गए थे। इसके अलावा जो तोरमण का जो पुत्र था मिहिर कुल, उसके ग्वालियर अभिलेख से भी हमें पता चलता है कि 513 ईस्वी से 528 ईस्वी तक मिहिर कुल का मध्य भारत पर पूर्ण आधिपत्य रहा और इस समय उत्तरी भारत में गुप्तों की जगह वही एकमात्र शक्तिशाली राजा था। हम देखते हैं कि जो भानुगुप्त है उसने 529 ईस्वी में हूणों को एक बार पुनः पराजित किया, किंतु वह उस जो गुप्त राज शक्ति थी उसको वापस से उसी प्रकार सुसंगठित नहीं कर पाया जिस प्रकार उसके पूर्वजों ने किया था। इन विवरणों से ये स्पष्ट हो जाता है कि हूणों तथा जो हूण और जो गुप्तों में एक शत्रुता हमेशा विद्यमान रही और हूण भारत पर निरंतर आक्रमण करते रहे, जिससे जो गुप्त साम्राज्य था उसको निरंतर आर्थिक और सैनिक हानि होती रही। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण कारण की बात करते हैं अगर गुप्त साम्राज्य के पतन में, तो वो जो कारण आता है वो है आपका आंतरिक दुर्बलता। जो गुप्त सम्राट थे
जो हम आरंभिक अगर गुप्त सम्राटों की बात करें तो हम देखते हैं कि वो बहुत अधिक प्रतापी शासक थे और उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। जिस प्रकार, जिससे आपको पता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसी प्रकार जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था उसने भी अनेक महत्वपूर्ण विजय की और भारत का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी प्रकार स्कंदगुप्त ने भी, आपको पता है कि हुणों को पराजित किया और अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। लेकिन जो स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी थे उस काल में ये प्रवृत्ति ये विद्यमान नहीं रही। स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं कि विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा प्रबल हो गई और जो सामंत और प्रांतीय जो शासक थे वो अब क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। जैसे कि सेनापति भट्टारक ने वल्लभी कहाँ स्थित है, सौराष्ट्र में भावनगर के निकट। तो हम देखते हैं कि सेनापति भट्टारक ने वल्लभी में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली और वहाँ किस वंश की नींव डाली, मैत्रक वंश की नींव डाली। और उसके उत्तराधिकारियों ने गुप्त साम्राज्य से अपना संबंध विच्छेद कर लिया, अर्थात स्वतंत्र होकर उन्होंने मैत्रक वंश की नींव डाल ली। इसी प्रकार एक अन्य सामंत लक्ष्मण गुप्ता, उसके लेख से भी स्पष्ट होता है कि वो भी उनसे अलग हो गया था और उसने भी 478 ईस्वी के लगभग गुप्त सम्राट से अपना संबंध विच्छेद कर लिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एक अन्य सामंत था परिव्राजक महाराज। उसके हस्तिन भूमिपत्र अपने नाम से प्रेषित करने लगा और उसने अपने नाम के सिक्के भी जला दिए। इसके अलावा हस्तिन के पुत्र संक्षोम के खोह ताम्रपत्र में तथा सामंत राजा उच्चकल्प महाराजा के खोह ताम्रपत्र जो 513 ईस्वी में है, इसमें भी गुप्त सम्राट का कहीं उल्लेख नहीं है। अर्थात इस काल में जो सामंत जो थे वो स्वतंत्र रूप से ताम्रपत्र में मतलब दान दक्षिणा देने लगे थे और उनकी खुद की नाम से वो लोग सिक्के भी ढलवाने लग गए थे। तो देखते हैं कि जो हुणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के आंतरिक कलह और विद्रोह से उत्पन्न दुर्बलता का ही प्रतिफल था। मालवराज यशोधर्मन ने हिमालय प्रदेश से लेकर पश्चिम में समुद्र तट तक समस्त देश पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इसी यशोधर्मन के हाथों अंतिम गुप्त सम्राट वज्र भी पराजित हुआ। कन्नौज के मोखरियों ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। बंगाल में गौड़ वंश का स्वतंत्र राज्य बन गया। इसी प्रकार दक्षिण में वाकाटक राज्य भी गुप्तों के प्रभाव से मुक्त हो गए और इस प्रकार हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो गुप्त साम्राज्य था उसका पतन होता चला गया और उसकी जो शक्ति इतनी क्षीण हो गई कि वो शत्रुओं से अपना सामना नहीं कर पाया और अंत में गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया। अब हम बात करते हैं एक तीसरे अन्य कारण थी, वो है कुशल परराष्ट्र नीति का अभाव। परराष्ट्र नीति अर्थात विदेश नीति। आप सभी जानते हैं कि न केवल किसी देश की सुरक्षा के लिए उसकी आंतरिक नीति आवश्यक होती है, अपितु उसकी विदेश नीति भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसी के बारे में आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि राजकुमारों के लिए राजनीति की शिक्षा एक आवश्यक अंग है, क्योंकि किसी भी शासक के लिए गृह नीति और परराष्ट्र नीति में परिपक्व होना राज्य संचालन के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने एक उचित परराष्ट्र नीति का पालन किया, जिसे उसने दक्षिणापथ के राज्यों को विजय करके भी उसने अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया। इसके अलावा कितने ही जो विजित राष्ट्र थे उनको पुनः स्थापित किया। इसके अलावा पड़ोसी विदेशी राज्यों से मित्रता स्थापित की और इसी नीति के कारण समुद्रगुप्त का प्रभाव हमें दूर देशों तक मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी परराष्ट्र नीति में वैवाहिक संबंधों का अपना चलन किया और उसने मालवा, सौराष्ट्र एवं कुलतल जो नरेश थे उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके कारण क्या हुआ, न केवल गुप्त साम्राज्य सुरक्षित रहा अपितु उसका विस्तार भी हुआ। आगे चल के अगर हम उसके उत्तराधिकारियों की बात करें तो हम देखते हैं कि जो कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त था उसने भी अपनी इन्हीं नीतियों का अपनी नीतियों को ध्यान रखा और अपने राज्य की सुरक्षा की। लेकिन हम बाद में देखते हैं कि जो बाद के उत्तराधिकारी हुए वो इस नीति में निपुण नहीं थे और वो अपने जो उनके पूर्वजों ने जो संबंध स्थापित किए थे उन्होंने उनको स्थायी नहीं रखा अपितु उनसे शत्रुता ही मोल ले ली। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो जो वाकाटक नरेश नरेंद्र सेन द्वितीय था वो चंद्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्त का पौत्र था।
नरेंद्र सेन तथा मालव नरेश के साथ शत्रुता का व्यवहार हो गया। वाकाटक राजाओं ने जिस समय मालवा पर विजय प्राप्त की, उस प्रदेश का शासक एक गुप्त वंशज था। इससे स्पष्ट है कि कालांतर में गुप्त नरेशों का व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं रहा। इसके फलस्वरूप साम्राज्य में भीतर ही जगह जगह गुप्त राजाओं के शत्रु प्रकट होने लगे। सीमा पर स्थित शासकों के प्रति भी ऐसी ही नीति का अवलंबन किया गया और जिससे क्या हुआ, बाहरी आक्रमणों का एक रास्ता बन गया। तो ये जो कुशल जो विदेश नीति का अभाव था, ये भी गुप्त साम्राज्य के पतन में एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। अब हम बात करते हैं एक अन्य महत्वपूर्ण जो कारण रहा इतिहासकारों के अनुसार, वो है सीमा रक्षा की अवहेलना। आपको पता है कि जो स्कंदगुप्त के काल में हूणों पर भारत में एक जबरदस्त आक्रमण हुआ और इसके बाद जो इसी घटना के 12 वर्ष बाद हूण, शक और पारसनिकों ने भारत पर पुनः आक्रमण किया, किंतु वापस क्या हुए, पराजित हुए। इससे स्पष्ट होता है कि स्कंदगुप्त को हूणों से एक से अधिक बार युद्ध करना पड़ा, किंतु वो विजयी रहा। जूनागढ़ अभिलेख की 6ठी पंक्ति से भी हमें स्पष्ट होता है कि कुचल दिए जाने पर भी हूणों का पश्चिमी भारत पर खतरा हमेशा बना रहा और इसी कारण स्कंदगुप्त को पश्चिमी भारत के लिए योग्य गोप्ता नियुक्त करने पड़े। गोप्ता मतलब उस प्रांत के प्रांतपति, गवर्नर। किंतु स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारी थे, उन्होंने कभी भी सतलज नदी के पार के जो प्रदेश थे पश्चिम के, उनको जीतने का प्रयास नहीं किया और न ही उन्होंने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश की सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं की और इसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि भानुगुप्त के समय हूणों ने भारत पर पुनः आक्रमण कर दिया। अगर गुप्त साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी थे, अगर उन्होंने अपनी सीमाओं की उचित व्यवस्था की होती, सीमाओं की रक्षा के लिए योग्य सेना नायक, योग्य गवर्नर नियुक्त किए होते, तो उन्हें हूणों का वापस से सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसीलिए जो पतनशील जो गुप्त साम्राज्य था, उसमें इस कारण ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। एक महत्वपूर्ण कारण जो कुछ इतिहासकार देते हैं, वो है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव। हम देखते हैं कि जो गुप्त सम्राट में जो अधिकतर जो शासक थे प्रारंभिक, वो क्या थे, वैष्णव शासक थे और उन्होंने हिंदू धर्म संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जैसे आप देखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का चलन करना, इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी और मुख्य रूप से ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि गुप्त अभिलेखों व सिक्कों में उनके लिए परम भागवत की उपाधि भी मिलती है। वैष्णव धर्म के अनुयायी होते हुए भी ये लोग अन्य धर्मों के प्रति क्या थे, सहिष्णु थे। ये सभी सामरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो आरंभिक जो गुप्त सम्राट थे, किंतु स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि वैष्णव धर्म राजधर्म नहीं रह गया। भीतरी राजमुद्रा में उल्लेखित जो वैष्णव उपाधि परम भागवत के अनंतर किसी भी लेख में इस पदवी का प्रयोग हमें नहीं मिलता है। संभव है कि स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने लगा था। जैसे नरसिंहगुप्त, बालादित्य, बुद्धगुप्त, वैण्यगुप्त, जिसे तथागत गुप्त भी कहा जाता है, ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म के स्वीकार करने पर उन पर अहिंसा का गहरा प्रभाव पड़ा तथा उनकी सामरिक प्रवृत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी और इससे उनमें धीरे धीरे क्या आ गई, दुर्बलता आ गई और विदेशी जातियों का आक्रमण का वो सही तरीके से मुकाबला नहीं कर पाए। ये कुछ विद्वानों ने ये मत दिया है कि इस कारण शायद गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, क्योंकि उनमें बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण कारण आता है, वो है योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव। ये बात हम पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं कि जो शासक जो गद्दी पर बैठता है वही महत्वपूर्ण होता है। जो राजतंत्र होता है उसमें राजा की शक्ति पर ही उसके राज्य की सीमाओं का विस्तार निर्भर करता है। अगर राजा योग्य होगा तो उसका कार्यकाल भी शांतिपूर्ण होगा, उसके कार्यकाल में उन्नति भी होगी और उसका साम्राज्य भी अक्षुण्ण बना रहेगा। लेकिन जैसे ही गद्दी पर कोई अयोग्य व्यक्ति बैठता है, साम्राज्य का धीरे धीरे पतन शुरू हो जाता है। वैसा ही गुप्त साम्राज्य के साथ हुआ कि जैसे जैसे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और कुमारगुप्त और जो स्कंदगुप्त थे वो भी
पर्याप्त शक्तिशाली थे, इसलिए ये साम्राज्य बना रहा। किंतु इस स्कंदगुप्त के बाद जितने भी गुप्त शासक हुए वो दुर्बल थे। वो अपने पूर्वजों के साम्राज्य को समेट कर नहीं रख सके। गुप्त शासकों की अयोग्यता के कारण ही वाकाटकों ने अपनी राज्य प्रसारण की नीति को आगे बढ़ाया। पुष्यमित्रों के विद्रोह से लाभ उठाकर मालवा के गवर्नर घटोत्कच गुप्त ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी तथा 468 के लगभग मालवा के ऊपरीक गोविंद गुप्त ने भी अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया और पुरुगुप्त को सम्राट मानने से इनकार कर दिया। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में इतनी योग्यता या क्षमता नहीं थी कि वे इन विद्रोहों को कुचल सके। वस्तुतः इन विद्रोहियों ने अपना सिर तभी उठाया जब उसने देख लिया कि गुप्त सिंहासन पर ऐसा व्यक्ति बैठा है जो निरा अयोग्य है। इस कारण हम देखते हैं कि योग्य उत्तराधिकारियों के अभाव में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ये जो कारण हमने गिनाए हैं ये सभी कारण मिलजुल कर इनके पतन के लिए अवश्यंभावी साबित हुए। इस प्रकार जिस गुप्त साम्राज्य का प्रभाव शताब्दियों तक समस्त भारत पर विस्तृत था उसका 6ठी शताब्दी के मध्य भाग में पतन हो गया। ये जो मैंने आपको बताया मुख्य कारण, इनके अलावा कोई छोटे छोटे अन्य कारण भी थे जिनको हम इंगित कर सकते हैं, जैसे कि गुप्तों में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, अतः शासक की मृत्यु के बाद सिंहासन प्राप्ति के लिए संघर्ष छिड़ जाता था। जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय व रामगुप्त में संघर्ष हुआ और कुछ विद्वानों के अनुसार स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त में भी कलह हुआ था। और आपको पता है कि जितने भी ये गृह कलह होते हैं वो साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य बहुत अधिक विशाल था तथा राज्य में पर्याप्त आवागमन के साधनों का अभाव था और आवागमन के साधनों के अभाव में पूरे साम्राज्य को दीर्घकाल तक सुरक्षित कर पाना एक कठिन कार्य था। और जब केंद्र में एक दुर्बल शासकों की श्रृंखला आरंभ हुई तो विशाल साम्राज्य पर आधिपत्य बनाए रखना असंभव हो गया और गुप्त साम्राज्य क्या हुआ, छिन्न भिन्न हो गया। अतः हम निष्कर्षतः कह सकते हैं कि किसी भी साम्राज्य को, चाहे वो गुप्त वंश हो या मौर्य वंश हो, हम देखते हैं इनके पतन के कारण देखते हैं कि इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक ये भारतीय जो भूमि पर इन्होंने शासन किया, लेकिन ऐसे बहुत सारे कारण हुए जिनसे इनका पतन हो गया। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि जो गुप्त साम्राज्य के जो पतन के कारणों में अगर हम मुख्य रूप से हम कहना चाहें किसी एक बिंदु को, तो वो है आपका अयोग्य उत्तराधिकार और हूण आक्रमण। क्योंकि जो हूणों की जो मध्य एशिया की जो ये जातियाँ थी ये अत्यधिक लड़ाकू जातियाँ थी और इनके जो आक्रमण थे बड़ी नरसंहारक टाइप के इनके आक्रमण होते थे और ये झुंड में आक्रमण करते थे और इन आक्रमणों की रक्षा के लिए एक बहुत अधिक मात्रा में धन व्यय की आवश्यकता होती थी। तो आप देखते हैं कि स्कंदगुप्त के काल में 2 बार आक्रमण हुए, तो इन 2 बार आक्रमणों का सामना करने में यद्यपि वो विजय तो हो गया लेकिन उसकी जो आर्थिक हानि हुई वो बहुत अधिक थी। इसके अलावा इतनी मात्रा में हमें सेना का खर्च करना पड़ रहा था और उतनी मात्रा में उन सीमाओं को सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया जा रहा था, इसलिए धीरे धीरे जो राजकोष है वो खाली होता जा रहा था। इसी कारण ये साम्राज्य जो एक टाइम पर भारत का स्वर्णकाल भारतीय इतिहास में कहा जाता था, इस साम्राज्य का पतन हो गया और ये साम्राज्य पतन के गर्त में चला गया। अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखें तो कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे। ये आपका डिटेल क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा शॉर्ट नोट में भी पूछा जाता है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण का उल्लेख कीजिए। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि हमने जैसे बाह्य आक्रमण पढ़ा तो इसमें ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हूण कौन थे और उन्होंने कब आक्रमण किया या उसके आक्रमण का भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके बारे में भी आपके डिटेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर कि जो आंतरिक दुर्बलता किस प्रकार गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण सिद्ध हुई या गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में बौद्ध धर्म के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए, ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है। या इसके अलावा विदेश नीति का अभाव कहाँ तक गुप्त साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी था, या जो सीमा रक्षा की अवहेलना, ये सब चीज़ें जो पॉइंट्स हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन है, वो एक क्वेश्चन बन सकते हैं।
या ऐसे पूछ सकता है कि स्कंद गुप्त के बाद ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिससे कि ये गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य के पतन के जितने भी कारण मैंने आपको बताए वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और इन सभी के मिले जुले प्रभाव के कारण ही गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और वो इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। इसी के साथ मैं टॉपिक ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।